3 महीने वहाँ रहा उनके साथ, लेकिन रातों में आकर मैं बिस्तरे में जाकर रोता था मैं। हाँ। ऐसा ट्रॉमा रहा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। शायद कोई दूसरा कोई मुझे देख भी लेता ना तो कहता ए भाई कल मैं तेरे को पैसा देता हूँ, तेरी टिकट कटाता हूँ, गाँव की वापस चला जा। लोगों को ना सक्सेस दिखती है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता। नहीं होता बाजी जी, वेरी वेरी टफ स्ट्रगल। आप क्या समझती हैं? आप स्ट्रगल बोलती है संघर्ष। फिल्मों में काम का नहीं, फिल्मों में काम मिलने का संघर्ष नहीं होता है, वहाँ सर्वाइव करना। हाँ, वहाँ सर्वाइव का, हाउ टू सर्वाइव। बॉम्बे में रहने का लोग रेलवे प्लेटफॉर्म में सोते हैं, आपको मालूम, सड़कों में सोते हैं। खाने का तो हो जाता है यहाँ से वहां से, सोने का नहीं होता है। और उसी थिएटर से फिर जो है सलीम खान जो है हमारे, उन्होंने एक प्ले मेरा देखा था, लोककथा 78। तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया महेश भट्ट से। अच्छा। महेश भट्ट उस वक्त टॉप पे रहते। मैं कहता हूँ भाई, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप कोई मतलब नहीं जाने का। 2 चीज आपके पास होना बहुत जरूरी है, आपका एक टैलेंट है और पेशेंस है, कड़ी मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत। ऑलमोस्ट 10-11 साल के बाद ये वक्त आया। 75 में आया मैं, उससे 87 में 87 मतलब 12 साल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये है चैनल युग चरण पॉडकास्ट शो, जहां पे हम बात करते हैं कुछ ऐसे गेस्ट जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया और एक मुकाम हासिल किया है। जब हम किसी भी चीज के पीछे चलते हैं तो बहुत सारे लाइफ में ना हमेशा लोगों को एक सक्सेस व्यक्ति दिखाई देता है, पर उस व्यक्ति के पीछे कितना स्ट्रगल उसने किया है, क्या क्या झेला है, कैसे कैसे वो फेस किया है और अपने आप को कैसे काम रखा है और एक मुकाम हासिल किया है। तो ये एक जो पॉडकास्ट सीरीज है जहाँ पे हम बात करेंगे लोगों की मेहनत की, बात करेंगे कैसा टाइम, कैसा फेस उन्होंने उस दौरान अपने आप को जिया है, या कह सकते हैं वो टाइम कैसा रहा होगा उनका। तो आज हमारे साथ बॉलीवुड के जबरदस्त कलाकार मुश्ताक खान सर हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों बड़ी खुशी हो रही है, आज मैं भारती जी के साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ और इतनी खूबसूरत लग रही है साड़ी में। थैंक यू वेरी मच भारती जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। और आज आपके सामने हम रूबरू होंगे, अपने बारे में बताएंगे, भारती जी पूछेंगे, उनका सही सही जवाब देने का की कोशिश करूँगा मैं। क्या बात है सर। अब आता है सर सबसे पहला सवाल, क्योंकि अभी सब आपको जानते हैं, हर एक शानदार मूवी जिसमें हम बात कर सकते हैं, गदर बहुत गजब मूवी थी, वेलकम की बात करें, पर कोई भी स्टार्टिंग की बात नहीं करता। अगर मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ वो आपका बचपन कैसा था और कैसे दिमाग में आया कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे तो इसी दुनिया में जाना है। देखिए भारती जी, एक्चुअली कहते हैं ना कि रुझान जो होता है, आदमी करना क्या चाहता है, वो बचपन में पता चल जाता है। जब आप बड़े होते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, है ना, जब आप 5 साल के होते हैं, फिर धीरे धीरे आप मिडिल स्कूल में जाते हैं, तो आपकी समझ में आने लगता है कि आपको क्या करना है। तो बचपन से जब मैं स्कूल में था तो आई रिमेम्बर फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, 6वीं क्लास से मेरे में एक तो सबसे ज्यादा मूवीज देखने का बड़ा शौक था, नाटक देखने का बड़ा शौक था। अब मैं एक्चुअली बहुत ही छोटे कस्बे से आता हूँ, मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे, बालाघाट जिला उसको कहते हैं, उसमें एक छोटा सा गांव है बैयर, जहां पर के मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उस वक्त, आज तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है, कॉलेज हो गया, स्कूल खुल गए, और को एजुकेशन हमारा नहीं था बिल्कुल। लड़कियों का अलग स्कूल, लड़कों का अलग स्कूल, मतलब लड़कियां देखने को तरस जाए ऐसा था। और लड़कियां भी मतलब ऐसा सर झुका के घर से निकलती थी, सर झुका करके स्कूल जाती थी, उसके बाद ही सर उठाती थी, ऐसा मतलब माहौल था हमारा। वहां का मैं रहने वाला हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि आप कहीं भी रहे, मैं तो इस बात को मानता हूँ, आप में जो भी टैलेंट हो, चाहे आप अच्छे पेंटर हो, चाहे आप अच्छे क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, हॉकी प्लेयर हो, या आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ भी हो, जैसे कुछ भी बनना चाहते, कहीं ना कहीं आप में वो उस तरफ जाने को आपको मन करता है, बिल्कुल, है ना। तो मेरा भी ऐसी था, मैं जब भी ऐसा कुछ होता था, जैसे हमारे यहाँ तो उस वक्त तो थिएटर भी नहीं था, तो मैं मेरे भाई के पैसे जो होते थे ना जेब में, उसके चोरी करता था, दुकान में जाता था, चोरी करके पैसे लाता था
और पास का एक बालाघाट जिला जो था, हाँ, हाँ। वहां जाकर के बस में जाकर के वहां जाकर के पिक्चरें देखना, समझे ना। और कहीं यार पता चल गया रामलीला आ गया, तो जितना 9 दिन रामलीला चलता था, हाँ, है ना, हाँ। रामनवमी में, तो 9 के 9 दिन जाकर के बैठ करके वो रामलीला देखना। इस तरह मतलब मेरा जीवन बीता है। तो शुरू से मेरे को एक्टिंग का रुझान था। क्या तो बात मेरा बड़ा मन करता था कि स्टेज देखता था तो वहां जाके मैं भी कुछ करूं। यहाँ तक कि मैंने गाने भी शुरू कर दिए। मुझे आई रिमेम्बर कि उस वक्त फिल्म उपकार रिलीज हुई थी जो हम हाँ। देखने गए थे। तो मैं उपकार फिल्म कम से कम डेली में जाता था, पिक्चर देखता था। क्या बात। इस तरह से अब इतनी दूर जाना आना, मतलब दूसरे शहर जाकर, फिर भी क्योंकि एक शौक था, एक रुझान थी। तो और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जब स्कूल में, जब मिडिल क्लास हो गया मेरा, फिर मेरा हाई स्कूल आया, तो मैं खुद लिखने लगा। अच्छा। लिखता था ना, छोटे छोटे नाटक लिखता था, है ना, उसको मैं खुद डायरेक्ट करता था और सब इकट्ठा करता था लोगों को। अब क्या है कि हर एक का किसी का रुझान होता है, उसमें से अगर 10 लड़के हैं तो उसमें से 2 या 3 इंटरेस्टेड हाँ, होते थे, दो, बाकी हाँ। कहते अरे यार हमको क्या मतलब है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमको होता था ना, वो होता था लड़की का, हाँ, फीमेल कास्ट का। क्योंकि हमारा स्कूल जो था, हाई स्कूल जो था, वो कोई हाँ, एजुकेशन था नहीं, हाँ। लड़कियों का स्कूल अलग था। तो अब हमको लड़कियां तो अब मिलेंगी नहीं वहां से, बिल्कुल। गर्ल्स स्कूल से। तो हम क्या करते थे, हम देखते थे यार कोई चिकना लड़का मिल जाए। कोई चिकना लड़का मिल जाए, कोई जो दिखता हो लड़की जैसा। होते ना हाँ, बहुत सारे हाँ, जिनकी हाँ। अदाएं होती हैं, कुछ बहुत चिकने होते हैं, कुछ लड़कियां, अगर आप उनको लड़कियों का कपड़े पहना दे तो कोई नहीं कहेगा कि ये लड़का है। तो इस तरह मतलब हम लोग ढूंढते थे। तो जो कोई ना कोई तो मिलता ही मिलता था, हाँ, कहीं हाँ, ना कहीं हाँ। मिल जाता था, हर स्कूल में, हर स्कूल में कोई जगह ना कोई होता है। होता ही हाँ। होता है। तो ढूंढ लेते थे हम। उसके बाद फिर उसको पटाना, उसको उसको बड़ी मुश्किल से पटता था वो, मानता था वो। तो उसके लिए थोड़ा खर्चा होता था। अच्छा। हाँ, उसको जलेबी खिला दिए, उसको हाँ। बर्फी खिलाना, तो उसको कभी चॉकलेट खिलाना, इस तरह करके हम लोग उसको पटाते थे। तो उसको फिर हम प्रेमिका बनाना, फिर नर्स या कोई सिस्टर बनाना या वाइफ बनाना, इस तरह का हम करता था। तो ये मेरा शौक था। तो ये करते 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 मैं कॉलेज गया। कॉलेज में भी बस वही मेरा हाल रहा, वहाँ भी मैं नाटक करता रहा। ये बात थी कि मैं स्कूल में जब था तो मेरे जो लेक्चरर थे वो मुझे बोलते थे, यार तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए स्कोप नहीं है। हाँ, वो ये बोलते थे। और कॉलेज में गया तो प्रोफेसर वहाँ के ये प्रोफेसर बोलने यही लगे, बोलते थे। यही बोलते थे बिल्कुल, यार तुम निकल जाओ पूना। हम्म। कुछ तो बहुत ही सिंसियर से सीरियस हो जाते, नहीं तुम सुनो मेरी बात, तुम जाओ यहाँ से। अब मैं क्या होता ना कि आप एक्टिंग करें, आप कुछ भी करें, आप कोई भी करें, जब तक उसका पार्ट ही ना हो ना, तो आपको पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं आप, या कितने अच्छे एक्टर हैं आप, या कितने अच्छे पेंटर हैं आप। तो सामने वाला आपको बताता है। तो आपकी हिम्मत होती है, आपकी हिम्मत हौसला अफजाई होती है, तब आप जाकर के तैयारी नहीं, हाँ सोचना पड़ेगा कि कुछ करना चाहिए अपने को। तो दूसरा वाला जितना सिंसियर होता है ना, वो जो आपका भला चाहता है वही आपको बोलता है कि यार तुम देखो यहाँ पे अपना वक्त मत खराब करो, क्योंकि यहाँ जो तुम है टैलेंट, यहाँ पे टैलेंट का तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। एंड यू हैव टू गो टू बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, दिल्ली, ऐसी जगह जाओ जहाँ पर कि इसका यूज हो सके तुम्हारे। और बात सही भी थी। फिर मैंने स्टार्ट करने लगा। फिर एक बार मैगजीन आई, जब मैं कॉलेज में जो गया बालाघाट जिले में पढ़ने के लिए, अपने गांव से दूसरे शहर में, वहां पर मुझे ना काफी सपोर्ट मिला अपने दोस्तों से, अपने प्रोफेसर से, क्योंकि वहां पे कॉलेज में मेरे को उसका इंचार्ज ही बना दिया कल्चरल प्रोग्राम का, कि भैया आप जो है ये पूरा देखो। तो वहां पर बड़े बड़े नाटक किए मैंने और बड़े अवार्ड मिले मुझे फिर कॉलेज के, वो सब। तो फिर एक बार क्या हुआ कि एक मायापुर की मैगजीन आती थी, आजकल वो नहीं आती। I'm talking about 1973, 74, 75 की बात कर रहा हूँ मैं, उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, आज से तकरीबन 50 साल पहले, 50 साल तब की बात कर रहा हूँ। वो मैगजीन में आया था एक एकेडमी के बारे में, नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, कि भैया अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्मों में आना चाहते हैं, तो आप आइए और फॉर्म भरिए और हमारा ऑडिशन दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 6 महीने की ट्रेनिंग हम आपको देंगे। इस तरह का आया था। वो मैंने भर दिया। अच्छा, भर दिया था? भर दिया मैंने। भर दिया तो वो आ गया वहां से कॉल, वहां से कॉल आ गया, बॉम्बे थे। तो फिर मैं, माँ बाप ने बहुत बोला नहीं नहीं सवाल नहीं होता, कोई बात, पेरेंट्स से नहीं जाते। माँ और खासकर माँ ने बोला बिल्कुल कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, नहीं रहना, क्योंकि बहुत दूर मुंबई ना, और एक डर रहता है। और वो टाइम पे मुंबई जाना, आज से 50 साल पहले मुंबई आना कोई मामूली, आज तो हर कोई दूसरे तीसरे दिन मुंबई आ रहा है। हाँ? वो टाइम पे नहीं था ऐसा। बात जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे टाइम में जिस टाइम की बात कर रहा हूँ ना, मतलब क्या मुंबई, हम लोग क्या होता कि
एक फैमिली थी, गुजराती फैमिली, जो साल में 1-2 बार जाते थे बॉम्बे। तो हम जब वो बॉम्बे आते थे वापस ना, हम उनके पास जाते, कैसा है यार बॉम्बे यार, किसी कौन से एक्टर को देखा, दिलीप कुमार को देखा क्या, राजेश खन्ना को देखा क्या, इसको देखा क्या, उसको देखा, इस तरह से हम लोग बोलते थे उससे। तो कैसा बम्बई, समुद्र कैसा है, ये सब हम बोलते। ये हकीकत बता रहा हूँ, नहीं बिल्कुल ऐसा ही उन था। दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बात है। उस वक्त बॉम्बे आना बहुत मुश्किल था। फिर जब ये हो गया, मेरे को कॉल आ गया वहां से, बॉम्बे से, तो फिर मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की। मेरे भाई ने मेरे माँ बाप को, पेरेंट्स को पटाया, नहीं ऐसा नहीं है। उसने जरा झूठ बोला, उन्होंने कहा ऐसे ही मैं उनको बोलूंगा कि जाएगा, वापस आ जाएगा, घूम करके जाने तो क्या होता है। और सबको यही भी लग रहा था कि चलो भेज देते, चलो। तो वो लोग मान गए। इस तरह मैं बॉम्बे आया 1975 में। 1975 में आया था। अच्छी तरह याद है, जब 1975 आया था, उस वक्त शोले रिलीज हुई थी। और उसने धूम मचा रखी थी मिनर्वा थिएटर में। और मैं आया यहाँ पे, ऑडिशन दिया, ऑडिशन में मैं पास हो गया। उसके बाद फिर मुझे एकेडमी में वो एडमिशन लेना था। फिर एडमिशन लेने के लिए फिर पैसे मांगे। फिर भाई ने ही मेरे को पैसे वगैरह दिए, और भाई मेरे को पैसे भेजता रहा जब पीछे से। मतलब भाई का बहुत सपोर्ट रहा। बहुत सब भाई का सपोर्ट बहुत रहा। और मेरे एक और मेरे मार्गदर्शक थे, मुझे गाइड करते थे, जो कि थिएटर वाले भी थे, वो वहीं पर थे, बैंक में काम करते थे, मिस्टर सुरेश जरकर। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो, ये जो तुम एकेडमी ज्वाइन किए तो ठीक है, तुमको एक थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा, और तुम ओपन अप हो पे, और थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा तुमको टेक्निकली, बट वहां जाके आप थिएटर जरूर ज्वाइन कर लो। तो उन्होंने स्पेशली एक थिएटर का मुझे नाम दिया था, उसका नाम था इप्टा। अच्छा। IPTA, इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ। तो वहां मैंने ज्वाइन कर लिया उसको। जैसे आज के टाइम पे सर आता है कि सबका ना एक गॉड फादर होता है, और आप बात करें 1975 की, एक माया नगरी, क्योंकि मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है, वहां जाना, एक छोटे से मतलब MP के गांव से ही आप बता रहे हैं कि वहां इतनी सुविधाएं नहीं थी, कैसा महसूस किया था? और अपने आप को देखो, आपको अपॉर्चुनिटी, लोगों को सपोर्ट मिल रहा था, फिर भी आप कहीं ना कहीं एक अकेलापन महसूस होता है कि कैसे मैं अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं शुरू के दिन बता रहा हूँ, शुरू के जब मैं यहाँ पर आया, मेरा एडमिशन तो हो गया, सब कुछ हो गया, सब नया था, आप अकेले, कोई जानता नहीं, कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं। सपोर्ट थोड़ा ये मिल गया था कि मेरे बालाघाट के ज़िले के कोई लोग कुछ थे, वो बैंक में काम करते थे। तो वहाँ पे मेरे एक भाई थे, दोस्त थे, जो अब तो नहीं रहे। उन्होंने मुझे बोला कि भाई जा रहे हो तो ये एड्रेस लेके जाओ, यहाँ वहाँ पर आपको रहने को मिल जाएगा। तो मैं वहाँ गया, इंडिया गेट में, वहाँ पे बॉम्बे में ताज होटल के पास में वो लोग रहते थे। तो उन्होंने मुझे सहारा दिया। मैं बोला तुम यहाँ रह सकते हो। तो मैं कम से कम 1-2-3 महीने वहाँ रहा उनके साथ। तो एक बहुत बड़ा, वो सुबह निकल जाते थे, मैं अपना पढ़ा रहता था, फिर मैं अपना एकेडमी जाता था। तो थोड़ा सा समझ में आ गया था लोकल ट्रेन में जाना या बस में जाना, कैसे हो गया। लेकिन रातों में आकर मैं बिस्तरे में जाता रोता था। मैं रोता था, मतलब आई यूज्ड टू क्राई लाइक एनीथिंग, मतलब क्योंकि क्या होगा मेरा, क्या हो गया, मैं कैसे आ गया, क्यों आ गया, मैं यहाँ कोई नहीं है। ये इस तरह का मेरा कुछ 1-2 महीने तक ट्रॉमा रहा। ऐसा ट्रॉमा रहा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कैसे ऊपर वाले ने मेरी मदद की, सपोर्ट किया कि मैं वहां टिक गया। अदरवाइज जिस तरह से मैं रोता था और जैसा रहता था ना, शायद कोई दूसरा को मुझे देख भी लेता ना, तो कहता ए भाई, कल मैं तेरे को पैसा देता हूँ, तेरी टिकट कटाता हूँ, गाँव की वापस चला जा। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, लिटरली। मतलब होता ना कि जब आप यार क्या करोगे आप इतने बड़े शहर में। और हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम था कि हमको सिर्फ एक लैंग्वेज आती थी, हिंदी। ना तो मराठी जानते थे, ना इंग्लिश जानते थे, क्योंकि गांव में तो कोई नहीं, हम वही एक भाषा होती थी। मध्य प्रदेश में चले जाइए, सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश वाला कोई नहीं चाहिए उनको, और दूसरी कोई लैंग्वेज चाहिए। वो एक प्रॉब्लम था। यहाँ पर आए तो सब गुजराती, मराठी, इंग्लिश, ये सब चक्कर था। बट ये था, डेस्टिनी थी, ऊपर वाला चाहता था, मालिक ने बहुत हमारा सहारा दिया। तो मुझे अच्छे दोस्त मिले। एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त मिली मुझे, जो मेरी बन गई, मेरी एकेडमी में थी। उसने मुझे बहुत सारा किया, सपोर्ट दिया। मेरा एक दोस्त था आर्य निवास, उसका मालिक उसका था, वो भी एक्टिंग एकेडमी में आया हुआ था। तो उसका आर्य निवास होटल था, केतन ठाकर, अभी उसकी डेथ हो गई बेचारी। तो वहाँ खाना खाना, वहीं सोना, ये सारी चीजें होने लगी थी। 1 साल तक भाई ने पैसा भेजा। उसके बाद उन्होंने कहा भैया अभी तुम आ जाओ वापस, कुछ नहीं होगा। अभी क्या होता ना भाई, घर वालों को लगता है कि अभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हो जाएगा, बिल्कुल हीरो बन जाएगा, काम मिल जाएगा। ऐसा होता तो नहीं होता ऐसा। वही मतलब लोगों को ना सक्सेस दिखती है, उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं दिखता। नहीं होता भारती जी, इट्स वेरी टफ, वेरी वेरी टफ स्ट्रगल।
आपको अगर सपोर्ट नहीं मिला लोकल लोगों का, ऊपर वाले का, आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ा, अच्छा आप क्या समझती हैं, आप स्ट्रगल बोलती है, संघर्ष फिल्मों में काम का नहीं, फिल्मों में काम मिलने का संघर्ष नहीं होता है, वहां सर्वाइव करना। हाँ, वहां सर्वाइव का, हाउ टू सर्वाइव, कैसे करोगे, हैंड टू माउथ का प्रॉब्लम होता है, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एकोमोडेशन का होता है। बॉम्बे में रहने का सब, लोग रेलवे प्लेटफॉर्म में सोते हैं, आपको मालूम है, सड़कों में सोते हैं, खाने का तो हो जाता है यहाँ से वहां से, सोने का नहीं होता है। इतना तो मैं भी एक रात सोया हूँ प्लेटफॉर्म में। Oh my God. किराया नहीं था, वो निकाल दिया, बोले जाओ आप। रात में पता चला कि नहीं आप रह नहीं सकते, किसी और को दे दिया। सुबह आप निकले, शाम को लौट, रात में शाम को जब लौट के आ गए, 10-11 बजे लौट के आते थे, तो देखे कोई और सो रहा है। अरे ये क्या हो गया? बोले चलो चलो तुम्हारा सामान भी ले जाओ, सामान बाहर पड़ा हुआ, अभी हो गया तुम्हारा। बोले यार कैसे कर रहे रात में? नहीं तुमने किराया नहीं दिया, कितने महीने हो गए तुमको। बोले चलो क्या करेगा, प्लेटफॉर्म में आके सोए। और ट्रेन चालू होती है 4 बजे, तो 4 बजे जब देखो ट्रेन शुरू हुई तो उसमें जाके लोकल में बैठ गए। वो लोकल चल रही है, जा रही है, चंडीगढ़ से बोरीवली, चंडीगढ़ से बोरीवली, 4-5 घंटे उसी में समय जाए। सुबह हुई तो फिर उतरे, और फिर अपने दोस्त के पास चले गए, आर्य निवास के, यार ऐसा हो गया, तो कोई बात नहीं, चल यहाँ पे रह जा। उस दौरान आपके माइंड में क्या चल रहा था कि मैं वापस चला जाऊं? अरे नहीं, ये तो नहीं आया था, लेकिन ये था कि वो तो शुरू में हुआ था कि वापस चले जाओ। नहीं, वो एक होता है पूरी रात ट्रेन में कंटिन्यूअसली, बट एक सहारा था ना कि सुबह उठेंगे तो दोस्त के पास चले जाएंगे। अगर वो भी नहीं होता तो क्या करते? इस तरह मेरा संघर्ष हुआ, बहुत भयंकर संघर्ष रहा। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, देखता, उसके बाद फिर दोस्त लोग बढ़ गए, फिर रोल करने लगे, फिर नाटक में काम करने लगे, और अच्छे रोल्स मिलने लगे, अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। और उसी थिएटर से फिर जो है सलीम खान जो है हमारे, उन्होंने एक प्ले मेरा देखा था, लोक कथा 78। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो आए थे देखने, तो मुझे दूसरे दिन मेरे डायरेक्टर थे, नाटक के डायरेक्टर ने बोला कि सलीम खान आए थे, उनको तुम्हारा रोल बहुत अच्छा लगा, और वो पूछ रहे थे वो लड़का कौन है जिसने ये रोल किया। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा सर, बोले नहीं तुमको बोला उन्होंने मिलने के लिए। तो मैं फिर घर गया था उनके, सलमान के, क्या बात है। वहाँ गया तो उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया। फिर उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया महेश भट्ट से। अच्छा। महेश भट्ट उस वक्त टॉप के डायरेक्टर, उनकी पता नहीं आपको याद है कि एक नाम फिल्म आई थी, नाम, संजय दत्त, कुमार गौरव, सुपर डुपर हुई थी। उसके बाद भट्ट साहब की फिल्म आई थी अर्थ, सारांश। ये फिल्मों से भट्ट साहब का नाम बहुत हो गया था, और हर कलाकार उनके साथ काम करना चाहता था। और ये सलीम साहब राइटर थे नाम फिल्म के, उनके लिए, भट्ट साहब के लिए एक फिल्म लिख रहे थे, कब्जा, हाँ, जिसमें संजय दत्त और अमृता सिंह थी। तो फिर वो वहाँ से मेरा काम शुरू हुआ, भट्ट साहब से मैं मिलाया उन्होंने। भट्ट साहब के साथ काम करने के बाद तो फिर मेरी गाड़ी चल पड़ी। लेकिन ये सब होते हुए देखिए आप, 87, इसमें 86 मैंने शादी किया, 87 में शुरुआत हुई है, समझिए आप, मतलब ऑलमोस्ट 10-11 साल के बाद, 10-11 साल के बाद ये वक्त आया। 75 में आया मैं, उससे 87 में, 87 मतलब 12 साल 75 मुंबई। और पेशेंस बहुत रखा सर आपने। मैं कहता हूँ भारती, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कोई मतलब नहीं जाने का। 2 चीज आपके पास होना बहुत जरूरी है, आपका एक टैलेंट है और पेशेंस है, कड़ी मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत, डर के, और पेशेंस ना हुआ आपको और आपने कहा नहीं भाई अब नहीं होता, बहुत से लोग चले जाते हैं। तो आपको अगर जैसे आप इंट्रोड्यूस हुए आप, तो आपको पहला ब्रेक कौन सा मिला बॉलीवुड में? वो कौन सी मूवी या वो कौन सा सीन आपको मिला जब आपने वो किया? देखिए वैसे मेरे को तो पहली फिल्म मिली थी तृप्ति, जिसमें मैंने पहली बार कैमरा फेस किया। हम एक जगह स्ट्रगल करने जाया करते थे फेमस स्टूडियो में, तो वहाँ पर एक थे सज्जन, उन्होंने कहा यार सर काम देगा, तो उन्होंने कहा आ जाना वहाँ पर ज्योति स्टूडियो में। वहाँ पर वो संजीव कुमार, शशि कपूर, स्मिता पाटिल उस फिल्म के कलाकार थे। वहाँ पर हम लोगों ने कैमरा फेस किया मैंने पहली बार। तो वो एक अड्डा था, शराब का अड्डा था, जहाँ पे संजीव कुमार आते थे,
शराब पीते थे और सबके साथ यारी दोस्ती में दारू पीते थे और एक गाना गाते। तो उस वक्त आप बताइए मुझे, वो पहले दिन कितना पैसा मिला होगा मुझे? उस दौरान तो मुझे लगता है बहुत कम अमाउंट, कम से कम कितना हो सकता है? मे बी 500 हो 35 रुपीज, 35 रुपए 35। उस एक सीन के, मतलब हाँ, उस हम पूरा दिन भर का, पूरे दिन भर का 35 रुपए। हाँ, सुबह हम गए थे, शाम को तो शाम तक शूटिंग किए, 35 रुपए हमको मिला बस। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया, लेकिन वो पैसा हमारे लिए उतना वो नहीं था। अरे भाई कैमरा देख लिया, ये हो गया, संजीव कुमार को देख लिया और शराब पी रहे हैं, ऐसा मस्ती में झूम रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं ऐसा था। उसके बाद फिर मुझे फिल्म मिली, कुंदन शाह की एक फिल्म थी, सॉरी सईद मिर्जा डायरेक्टर थे। अच्छा। उनकी फिल्म, नसीरुद्दीन शाह उसके हीरो थे, स्मिता पाटिल वहां भी थी हीरोइन, और फिल्म का नाम था एल्बर्ट पिंडो को गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा क्यों आता है, उसमें मेरे को एक छोटा सा कैरेक्टर मिला। हाँ। तो उससे थोड़ा सा मतलब अच्छा था, वो कैरेक्टर बेटर था, उसमें लाइन थी, ये थी, वो थी। तो वो एक मंचला जैसा लड़का होता है और ये लड़की सेल्स गर्ल होती है साड़ियों की दुकान में, तो उसको पटाता है, साड़ी लेने गया है उसके बहाने, है ना। तो उस तरह का था। फिर वो हीरो आता है और मुझे डांटता है, इस तरह का कुछ सीन था। तो वो एल्बर्ट पिंडो को गुस्सा क्यों आता है। फिर मैंने कालिया फिल्म की, वो मेरी फिल्म थी। लेकिन जब सबसे ज्यादा जब मैं महेश भट्ट के साथ जब मैं जुड़ा ना, उसके बाद फिर बहुत काम मिला। मतलब भट्ट साहब के साथ ही में रह गया। फिर मैंने 15 फिल्में की भट्ट साहब के साथ। महेश भट्ट साहब के साथ मैंने 15 फिल्में की हैं। देखिए, कब्जा, आशिकी, जुनून, दिल है के मानता नहीं, हमें राही प्यार के, सड़क, साथी, सातवां आसमान, गुमराह, मिलन, नाराज, सड़क, जुनून, बहुत सारी फिल्मों, कुछ फिल्मों का नाम ही याद नहीं आ रहा मुझे। क्या बात है। मतलब जैसे बहुत सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया, जिसमें सबसे पहले ही आपकी जो मूवी रही तो नसरुद्दीन साहब के साथ, कैसा लगा था? कैसा जब आप उनसे फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग थी तो कैसी थी उस नहीं, हम तो क्या है कि देखो, हम अपना काम करते थे, बस हो गया। हम और ज्यादा हमारा क्या था कि क्या होता ना, आप जैसे कि मैं एक छोटे से गांव से आया था और थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम था, और किसी से बोलें तो क्या बोलें, तो मैं ज्यादा उनको जरा आदाब कर लिए और चुप हो गया, बस हो गया, देखते रहे उनको कैसा काम कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं था, उससे कुछ ज्यादा बातें नहीं, कुछ नहीं, किसी से भी नहीं ज्यादा बात, सिर्फ अपना काम करते चुपचाप बैठ जाते। फिर आपको ना सबसे ज्यादा कैरेक्टर जो फेमस हुआ आज तक लोगों को याद है, गदर मूवी का। आज भी लोग आपको पहचानते हैं तो गदर मूवी या वेलकम मूवी से। नहीं, ये तो अभी का है। मुझे सबसे ज्यादा भट्ट साहब की फिल्मों से जाना गया, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं जाना गया, पर ये लोगों के दिमाग में एक छाप छूट गई है। ये बहुत हिट हो गई ना ये फिल्म। ये जैसे गदर और वेलकम फिल्म जो है ना, इतनी हिट हो गई। तो इनके पहले मेरा मुझे जाना गया फिल्म हमें राही प्यार के। हमें राही प्यार के में मेरा बहुत अच्छा रोल था। एक बिहारी कैरेक्टर था जो जापान रिटर्न है, और जो आमिर खान की गारमेंट फैक्ट्री में वहाँ पे वो मैनेजर है। और इस कैरेक्टर ने मुझे बताया था कि ये कैरेक्टर जो है ये जापान में ट्रेनिंग लेके आया है गारमेंट के कपड़ों की, ये सब कैसे सिलाई होती है, वो सब होता था। तो वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था, वो लोगों ने बहुत पसंद किया था। और उसके बाद फिर आशिकी एक फिल्म थी भट्ट साहब की, जिसमें मैंने टेलर मास्टर का काम किया था। सड़क फिल्म थी जिसमें मैंने एक पिम्प का रोल किया था। जुनून फिल्म थी जिसमें मैंने एक ट्राइबल आदिवासी का रोल किया था। गुमराह फिल्म संजय दत्त, श्रीदेवी, जो मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया था। दिल है के मानता नहीं में मैंने एक बस कंडक्टर का रोल किया था। आमिर खान, पूजा, वो मैंने देखी है। वो मैंने किया था। तो इस तरह का था मेरा डिफरेंट रोल। एक और फिल्म थी मेरी मिलन, मनीषा कोइराला और इसकी जैकी श्रॉफ, उसमें मैंने हवलदार का रोल किया था। तो हर तरह के रोल मैंने किए थे। एक साथी फिल्म थी, मैंने देखो धीरे धीरे नाम याद रहे, साथी फिल्म थी जिसमें मैंने साउथ इंडियन कैरेक्टर किया था। तो डिफरेंट रोल मुझे उस वक्त के मिले थे। फिर ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की, 91, 2, 3, 93, 2000 तक ये सब। मैंने 7-8 साल तक तो भट्ट साहब के साथ ही रहा, उनके साथ ही 15 फिल्में की मैंने, 15-16 फिल्में की। उसके बाद फिर मैं इधर बाहर निकला तो फिर क्रांतिवीर किया मैंने, मेहुल कुमार की, मृत्युदाता किया मैंने, और फिर वो भी मेहुल कुमार साहब की थी, बच्चन साहब के साथ। फिर मैंने इधर डेविड धमन के साथ फिल्म की, 1 और 1 11, जोड़ी नंबर 1, ये सब की।
तो ये फिल्में बहुत चली। रक्षक फिल्म की मैंने सुनील शेट्टी के साथ। वो भी बहुत शस्त्र फिल्म किया मैंने, वो भी सुनील शेट्टी। तो उस तरह बहुत सारी मैंने फिल्म की। और बाद में फिर एक गदर फिल्म जो आई थी ना, फर्स्ट गदर, जिसको 25 साल हो गए आज, फर्स्ट गदर को 25 साल हो गए। अगर मैं गदर मूवी की बात करूं, उस दौरान जब आप शूटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि ये एकदम फाड़ देगी जाके, एकदम ब्लॉकबस्टर बन जाएगी? नहीं लगा था, जब शूटिंग के वक्त तो नहीं लग रहा था। दोनों फिल्म के शूटिंग के वक्त नहीं लगा था कि इतनी बड़ी हिट होगी ये। क्योंकि पहली फिल्म तो बहुत जबरदस्त फिल्म थी वो, और वो बहुत अच्छी बनी थी वो। तो फिर भी ऐसा लग रहा था कि चलो वो फर्स्ट तो अच्छा लगा, सेकंड जो हिट हुई है वो उसकी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था, जब क्या होता है ना, एक फर्स्ट फिल्म जो बनती है ना ओरिजिनल, उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल। आज भी वो उनके, अगर मैं गदर मूवी की बात करूं तो सीन हमें अभी भी याद है, पता नहीं कितनी बार देखी है। और जो आपने पाकिस्तान में रह के सनी देओल की जो हेल्प की थी, अगर देखा जाए जब वो डायलॉग और जब वो एक्टिंग स्टार्ट करते थे तो कैसा लगता था उस दौरान? बहुत मजा आता था एक्चुअली। क्योंकि हमने तो सिर्फ स्क्रीन पर देखा है, आपने तो सामने से उस चीज को देखा है। ये कैरेक्टर इतना अच्छा बना दिया था कि हम दोनों का कैरेक्टर क्या, कि पार्टीशन के पहले हम लोग जो है यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं, समझ लो। नहीं हिंदुस्तान में रहते हैं। और उसके बाद पार्टीशन के बाद जो है उनको जाना पड़ता है। तो जब हम पार्टीशन न हुआ था तो हम लोग दोस्त थे, इनके घर में जाना आना, है ना। जहाँ पे मेरी लाइन भी होती है, बीजी बोलता था मैं उनको, सनी की माँ जो होती है, उनके पापा को मिलना जुलना, ये सब। तो हम लोग अच्छे दोस्त होते हैं। उसके बाद फिर ये सब गदर मच जाती है, मतलब पार्टीशन होता है 1947 में। तो वहां पर फिर जो मारकाट शुरू हुई थी, हिंदू मुस्लिम मारकाट, ये तो उसमें जो बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो फिर उनको जाना पड़ा। उधर चले गए वो लोग, इधर आ गए, इंडिया आ गए, और हम पाकिस्तान में रह गए। ये चक्कर है। अब हम पाकिस्तान में रह गए, तो उसके बाद फिर उनका कभी किसी वक्त में, उस वक्त जब पार्टीशन हो रहा था, उस वक्त उनका इश्क हो गया था अमीषा पटेल के साथ। तो अब अमीषा पटेल इधर आ गई पाकिस्तान, और वो उधर रह गया हिंदुस्तान में। तो लेकिन वो प्यार तो प्यार होता है ना, प्यार तो प्यार होता है। क्या गाने हैं उसके? हाँ, तो प्यार, कितने अच्छे गाने हैं ना, बहुत अच्छे गाने हैं। एक ना हम वापस चलते, जब हमने स्टार्टिंग किया था कि आप जहाँ स्कूल में पढ़ते थे तो गर्ल्स एंड बॉयज का अलग अलग था, जब आपने रोल किया, जब आपके साथ कोई एक्ट्रेस आई तो कैसा महसूस किया था आपने? एक्ट्रेस आई क्या, एक्टर आए। अब वो बड़ा, उसको वो क्या होता है, वो सही भी बात है ना, किसी लड़के को लड़की बनाओ ना, तो नेचुरली वो कहते हैं यार क्या बात कर रहे पागल, सब बहुत इतना, मतलब आप सोच नहीं सकते। अब आपने तो वो सारा क्रिएट कर लिया, एक लड़के को लड़की बना के, और जब आपको एक रोल मिला और साथ में आपके कोई एक्ट्रेस थी, बहुत सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया, कैसा लगा था उस दौरान आपको? बहुत अच्छा लगा। सनी देओल सर की कोई ऐसी बात जो आज तक आपको याद हो उस दौरान, जो मूवी में नहीं दिखाया गया, या फिर आज भी उस चीज को आप याद करते हो? सनी देओल की अभी क्या मैं बताऊं, सनी देओल एक्चुअली ना सेट पे बहुत क्वाइट रहते हैं, एकदम चुप, ज्यादा बात नहीं करते, और अगर बात भी करेंगे तो बहुत कट टू कट, बहुत ही मतलब की, मतलब ज्यादा कुछ हुआ तो कुछ, बट ही इज वेरी सॉफ्ट। आप उनसे बात कर, हेलो करेंगे, नमस्कार, ये सब, आइए बैठिए, तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, समझा। तो जब आप ऐसे मिलेंगे उनसे बिहाइंड द कैमरा, तो उसको लगेगा ना कि यार ये आदमी इतना मतलब वायलेंट भी हो सकता है, इतना मतलब समझे, ताकतवर और ये सब। तो ऐसा हमारा ज्यादातर काम होता है बस कैमरे के सामने जितना हम लोग रह लिए, अदरवाइज क्या होता था कि वो अपने शॉर्ट पे अब जाके बैठ गए, है ना। और फिर उनके एक दो बंदे थे जो उनके साथ, उनके ही मैनेजर हुआ या सेक्रेटरी, बस वो रहते थे पास में, बैठे रहते थे, और वैसा कुछ नहीं था। बट ये है कि अच्छा बड़ा, अभी तो कुछ दिन पहले हम लोग मिले, जब हमारा 25 साल हो गए थे पूरे, तो बहुत खुश थे वो, क्योंकि ये 25 साल के बाद जो वो, ये 22 साल के बाद ये दूसरी फिल्म बनी थी, गदर 2 को भी रिलीज हुए 1-2 साल हो गए ना, तो भाई 23, हाँ 24 में हुई है मूवी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 साल हो गए। अभी मेरे तो बहुत खुश थे, और बस जनरली बात ऐसी होती रहती थी।
जैसे अभी आपने बताया कि सनी देओल सर बड़े क्वाइट रहते हैं, अक्षय सर के बारे में मैंने बहुत सुना अक्षय है। बहुत बदमाश, कहते हैं बहुत प्रैंक करते हैं, बहुत ज्यादा मजाक करते बहुत हैं। बदमाश। वो चुप नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये एक अक्षय कुमार और एक सुनील शेट्टी, दोनों हाँ। बहुत, अगर इनके साथ रह गए ना तो ये चुपचाप नहीं रहते, बहुत बहुत मस्ती करते हैं और बहुत टिंगल करते हैं। हाँ। ये बहुत बदमाश लोग हैं, बहुत हर किसी एक्टर को नहीं छोड़ते ये लोग। अच्छा। अच्छा है, अच्छा है। और जैसे अक्षय का ये इन लोगों का, जैसे अब हम लोग एक साथ होटल में रहते हैं, उसके बाद अगर किस दिन ब्रेक भी होता है या किस दिन पैकअप के बाद जल्दी आ गए तो फिर सबको बुला देता है वो, चलो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, या फिर साथ में खाना खाना है, तो सारा ये एक अच्छा है उसमें। अक्षय कुमार सर की वो कौन सी बात आपको बहुत अच्छी ज्यादा लगती है? मतलब जैसे हम लोग तो उन्हें काफी पसंद करते हैं, उनका डिसिप्लिन और उनकी जो बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आप वो उसकी सबसे अच्छी बात है उसका रूटीन, उसकी दिनचर्या, उसका। मैं उसके घर गया था, हम लोग फिल्म कर रहे थे नहीं, खिलाड़ी 786, खिलाड़ी ऐसा कुछ फिल्म का नाम था, पता नहीं, एक आज याद नहीं आ रहा वो। तो अक्सर क्या होता है ना, जैसे कि कोई डायरेक्टर कोई नरेशन देना चाहता है, आर्टिस्टों को बताना चाहता है कैरेक्टर के बारे में, तो वो ये क्या करता था, बोले सब आर्टिस्टों को मेरे यहाँ बुला लो। तो हम लोग अक्षय कुमार क्या चले गए जू में, सारे आर्टिस्ट आओ भाई, बैठो बैठो बैठो। तो उसको मेहमान नवाजी का बहुत अच्छा शौक है, लेकिन उसके यहाँ आपको डाइट फूड मिलेगा पूरा। अच्छा। हाँ, वहाँ पे मसाले वाला कुछ नहीं मिलेगा, पूरा डाइट। हाँ, वहाँ पे नचनी मिलेगा आपको, वहाँ पर वो रोटी जो मिलेट्स की मिलेगी, जौ की, बाजरा की मिलेगी, और वो पंजाब का जो पूरा हो ना, दाल मखनी और ये स्प्राउट्स वगैरह, ये सब आपको मिलेगी। भाई यही मिलेगा, तेरे को खाना है तो खा ले। और उसकी एक अच्छी बात मैंने देखा है कि वो इतना टाइम का पंक्चुअल है, मेरा ख्याल है उसने कहीं बताया भी, उसने उसका वो सबको ये बोलते रहता है कि यार ठीक है, जो करना करो, लेकिन अपने लिए, अपने शरीर के लिए 1 घंटा जरूर निकालो। अब उस 1 घंटे में एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन 1 घंटा जरूर दो अपनी लाइफ में, और वो निकालता है, वो करता है। ये उसमें एक अच्छी बात है। और सब हम लोग जब वेलकम की शूटिंग के लिए पूना गए, तो पूना में होटल में ठहरे, तो हम लोग सब अपने गाड़ियों में जाते थे होटल से लोकेशन, तो 7-8-10 किलोमीटर थी। तो हम देखते थे कि अक्षय जो है वो पैदल चल रहा है और उसके पीछे पीछे उसकी गाड़ी आ रही, ऐसे वो वॉक करता था मॉर्निंग में, गाड़ी में नहीं बैठता था। तो आज भी देखो कितना फिट है, वो बहुत फिट है। अब वेलकम की बात ही की है, तो जो आपका डायलॉग है एक बार सर रिक्रिएट कर सकते हैं? वेलकम का डायलॉग तो मैंने इतना भी बोल दिया हूँ, चलो ठीक है आप बोल रहे हैं, मैं बोल देता हूँ। वेलकम फिल्म मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा हो जाएगा, लोग उसको इतना पसंद करेंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि जब हम लोग गए दुबई, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कम से कम 4 से 5 दिन तक मैं शूटिंग में रोज जाता था, 4 दिन कंटिन्यू, लेकिन एक लाइन नहीं बोला मैंने। और मैं ऐसा सोफे, ये यहाँ पे नाना पाटेकर बैठे और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ऐसा स्टिक लेके, और सामने अनिल कपूर बैठे हैं, इधर अक्षय कुमार बैठे हैं, इधर कैटरीना है, ये सब है, आपस में उनका सीन चल रहा है, और मेरे भी 1-2 साथी कलाकार हैं, वो भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, और मैं ऐसे ही बैठा, ऐसे ही खड़ा हूँ। तो 4-5 दिन तक तो मेरे को समझ भी नहीं आया यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, समझे ना। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, रातों में मेरे को नींद नहीं आ रही। नेचुरली ना, एज एन एक्टर अगर आपको कोई कास्ट करता है और आप वहां जाके पता चलता है कि यार आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा परेशान हो जाता आदमी, रातों में नींद नहीं आती, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। तो फिर मैंने एक 5वें-6वें दिन मैंने जाकर अनीश भाई को पकड़ लिया। मैंने कहा अनीश भाई मैं कुछ करो मेरा, नहीं तो मैं, बोले क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या पर व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो मैंने कहा भाई ऐसा, आज 4था-5वां दिन था आज, हाँ तो मैं पिछले 5 दिन से नहीं सो पा रहा हूँ, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया, कोई प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, किसी ने कुछ बोला, कोई खाना नहीं दे रहा ऐसा। अरे मैंने कहा अच्छा मैं खाना सब दे रहे हैं बराबर, मैं नहीं खा पा रहा हूँ, मैं नहीं सो पा रहा हूँ, क्या रूम बराबर नहीं है। अरे मैंने कहा सब कुछ बराबर है, तो क्या बात रही। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, 5 दिन हो गए खड़ा हूँ बस, कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, क्या कर रहा हूँ। तो हंसने लगे वो। कैसे बदली आपका रोल,
हाँ मेरे दिमाग में है, आप देंगे, आप रोल बनेगा आपका, आप टेंशन मत लीजिए, खाना खाइए, आराम से सोइए, चैन की सोइए, ये उन्होंने कहा था। और वाकई जिस दिन वो सीन हमने किया, मेरा वाला सीन जो आया, जहाँ नाटक पाटेकर गुस्सा करता है, क्या करूं मजनू का क्या करूं मैं, पता बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, और मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। तो वो सीन करने के बाद सब लोगों ने मतलब तालियां बजाई और सब खुश हो गए, और मेरे दोस्तों ने जो मेरे साथ में कलीग्स थे सबने बोला, अरे यार मजा आ गया करेक्टर तुम्हारा यार, बहुत अच्छा लगेगा ये करेक्टर, बोले बिल्कुल याद रहेगा लोगों को। तो फिर भी मैं ठीक था, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है, श्योर नहीं ना। जब एक तो क्या होता है भारती जी, एक फिल्म का हिट होना बहुत जरूरी होता है। हाँ। अगर आपने किसी फिल्म में काम किया है, वो आपका काम बहुत अच्छा है, और अगर वो फिल्म रिलीज होना चाहिए, और रिलीज होने के बाद हिट भी होना चाहिए। अगर वो हिट नहीं होती है तो फिर आपने कितना भी अच्छा किया हो, अफसोस तो रह ही जाता है। नहीं कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं कहीं नहीं, किसी ने ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह फिर हो जाता है। लेकिन ये फिल्म क्या हुआ, ये फिल्म रिलीज हुई, बहुत अच्छे से रिलीज हुई, और जबरदस्त हिट हुई। तो उसका फायदा आज भी देखो, मीम्स में वो चीजें आज भी आती जी हैं। जी जी। तो कोई वेलकम तो भूल ही नहीं सकता है। जैसे नाना पाटेकर सर के बारे में हम देखते हैं, बड़ा सीरियस रहे, उनके जितनी भी देखो, पर वेलकम मूवी में एक उनका कॉमेडी किरदार नजर आया। तो मतलब रियल लाइफ में कैसे हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ उन्हें स्क्रीन और उस पर ही देखा है, पर रियल लाइफ में आपने तो काफी क्या, रियल लाइफ में वो आदमी बहुत बढ़िया है, मूडी है बहुत आदमी, समझे, मूड के हिसाब से कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। अभी मैंने उनके साथ एक और फिल्म की थी, सिनेमा। हाँ, एक फिल्म की थी, फिर क्रांतिवीर भी उनके साथ मैंने की। तो हम जब सिनेमा फिल्म करने गए थे बेलगाम, तो मुझे अच्छी तरह याद है, वो आदमी मुझे ना बोला था, ए हजाम कहाँ जा रहा, चले जरा चल। तो पता चला कि चल अभी मैंने मटन बनाया तेरे लिए, चल मटन खिलाता हूँ तेरे को। तो वो किचन में, पता चला कि वो किचन में चले गए थे, और उन्होंने मटन बनाया था अपने हाथ से, और सब टीम के लोगों को खिला रहे थे। क्या? और मुझे बैठाया, बोले चल बना कर, और उन्होंने खुद परोसा मुझे, और मैंने कहा खा बता मुझे कैसा पता। और फिर मैंने जब खाया तो बहुत टेस्टी मटन बनाया था उन्होंने। तो अच्छा है ना, अच्छा बना, अभी तो कल फिश बनाऊंगा मैं। तो इस तरह का करेक्टर है। अब हमने ना सबकी बात की है, कैटरीना कैफ मैम के बारे में लोग नहीं बहुत प्यार करते हैं उनको, पर उनकी पता होता है, हम जानना चाहते हैं, आप काम करते हैं उनके साथ, उनका कैटरीना के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, जो कैटरीना जो वेलकम में थी ना, तो नई नहीं थी बिल्कुल, तो उसका हिंदी का तो है प्रॉब्लम था। और वो किसी से बात नहीं करती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती, सिर्फ डायरेक्टर से और हीरो अक्षय कुमार से, उसके अलावा। बट ये था कि हमको अच्छी तरह याद है कि वो कौन सा दिन था, दिसंबर 25 ईस्टर का कोई त्योहार था, और हमको हमारे रूम में बड़े बड़े पैकेट हमको आए थे लेकर के, कि भाई ये मैम के तरफ से आपको वो है स्वीट गिफ्ट है ये आपको, वो उसने दिए थे हमको, वो मुझे याद है, बाकी उसके साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं। क्या बात है, आपने दूरदर्शन से लेके आज OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, वहाँ की दुनिया का से लेके यहाँ तक आपने सफर किया है, तो सर थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। आज जो OTT प्लेटफॉर्म है, बहुत इजी है लोगों के लिए एक्सेस करना, कोई भी वेब सीरीज हो, कोई भी मूवी हो। उस दौरान सिर्फ गिने चुने 1-2 चैनल थे, जैसे दूरदर्शन। यहाँ दूरदर्शन के लिए भी मैंने काम किया था, एक और बंसी बनवारी करके, मैंने वो बॉम्बे दूरदर्शन के लिए मैंने किया था। और पहले एक्चुअली फिर ये सब बाकी चैनल तो थे ही नहीं, सिर्फ फिल्में थी और ये था, दूरदर्शन था। और दूरदर्शन में भी आप जानते हैं कि सैटरडे संडे को एक फिल्म दिखाई जाती थी, वेडनेसडे को एक चित्रहार या फूल खिले गुलशन उसमें वो आता था, ये सब होता था, और सब वेट करते थे कि भाई संडे को पिक्चर आएगी, कौन सी पिक्चर आएगी, उसी में सब खुश रहते थे। तो उस दौरान भी मैंने ये किया। उस वक्त फिल्मों का दौर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा दौर था, और बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत थी एक दूसरे से, है ना। हम लोग अक्सर मिला करते थे, कलाकार लोग, और बहुत इज्जत करते थे, और एक दूसरे की, हम सीनियर्स की बहुत इज्जत करते थे। तो अगर कोई सीनियर हमसे 2 साल सीनियर, 1 साल सीनियर भी आ जाए ना, खड़े हो जाना, उनकी इज्जत करना, ये सब सारी चीजें थी। और उतना मटेरियलिस्टिक मामला नहीं था, उतने प्रोफेशनल लोग नहीं थे उस वक्त, पैसों के पीछे नहीं भागते थे। तो और काम करते थे, बड़ी इज्जत के साथ काम करते थे, मिलते थे, घरों में जाते थे, बैठते थे, साथ में खाना खाते थे, पीते थे।
लेकिन उसके बाद फिर इधर OTT में आने के बाद ना ये सीरियल जितने भी चैनल्स खुले तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो गए, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए लोग, खासकर एक्टर्स। तो मतलब कह सकते हैं पहले की दुनिया ज्यादा खूबसूरत थी, पर जैसे आज के टाइम पे देखते हैं हर कोई फोन में कुछ ना कुछ देख लेता है, मूवी भी देख लेता है। पहले का जो सिनेमा में जाके उसको मूवी वो देखने, क्रेजी अलग है ना। हाँ अब एक बात बताइए मुझे, आप एक फिल्म देखने जाती है, जी, थिएटर में जाती है, हाँ। पूरी फैमिली के साथ जाती है, हाँ। टिकट पैसे खर्च करके, और आपका एक प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम, भाई आज हमको एक मूवी देखना है, 6 से 9 या 9 से 12 जो भी है, ज्यादातर यही टाइम में जाते हैं लोग। और उस फिल्म को जब देखने आप जाते हैं तो फिल्म देखते हैं, थिएटर के अंदर जाते हैं, और जब पिक्चर शुरू होती है दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि आप सिर्फ पिक्चर देखेंगे, पिक्चर पूरा फोकस वहीं। हाँ, पूरा आपका पूरा फोकस जो है आपका वहीं पर है। और बीच में कहीं कोई डिस्टर्ब हो गया या कुछ हो गया, खैर उस वक्त तो फोन नहीं थे, तो डिस्टर्ब हो गया, कुछ हो गया, किसी ने दरवाजा खोल लिया तो अरे यार बंद करना है इसको, या कोई बात कर रहा है तो उसको मना कर दे, भैया आप पिक्चर देखने दे। ये कंसंट्रेशन होता था, इंटरवल होता था, उसके बाद जाते थे, कुछ खाते पीते, चाय, सारी चीजें होती थी। आज देखिए क्या है, आज सारे जो सिंगल स्क्रीन था सब बंद हो गए, बड़े थिएटर। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता था मालूम है आपको, फिल्में चलती थी सालों साल चलती, सालों साल लगी रहती थी। फिर हम लोग जो, और आपने देखा जो हमने तो वो नजारा देखा, ब्लैक होती थी टिकट, लाइन लगी रहती थी, ब्लैक में ले लो। मेरी मम्मी बताती है ब्लैक में बहुत ज्यादा टिकट, ब्लैक में टिकट बिकती थी, है ना। तो पता चला 25 रुपए की टिकट 100 रुपए में बिक रही है, और जितनी ज्यादा हिट होती थी फिल्म उतनी ज्यादा। ये शोले की तो मतलब इतने लोगों ने फ्लैट बना लिए अपने ब्लैक किड्स ने। हाँ, ऐसा। और उसके बाद क्रेज होता था एक फिल्म का, फिर उसका सेलिब्रेशन होता था कि आज 100 दिन हो गए, आज 15 वीक्स हो गए, 25 वीक्स, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, 50 वीक्स, मतलब प्लेटिनम जुबली, और ये और वो चल रही फिल्में, लाइक शोले, और ये अपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी फिल्में, सीता और गीता, मतलब सालों चलती थी, सालों चलती थी। ऐसा क्रेज होता था फिल्म का। आज कहाँ है क्रेज, नहीं है। एक तो मल्टीप्लेक्स बन गए, छोटे से थिएटर कर दिए, उनको इतना आरामदायक बना दिया है। एक टिकट जो है, टिकट 500 रुपए की, 700 रुपए की, एक आम आदमी पिक्चर देखने नहीं जा सकता। हाँ, ये तो फैक्ट। अब वहां जाके अब एक समोसा आपको 200 रुपए मिलेगा, हाँ, अंदर बहुत महंगा है। पॉपकॉर्न में देखने गया तो पॉपकॉर्न 400 रुपए का, 400 रुपए का, बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा। आपके लिए जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी आपको लेके सर के, जब मैं लगा कि आज सर के साथ पॉडकास्ट है, तो थोड़ा सा जब आपकी लाइफ में ना अमिताभ बच्चन सर का बहुत उसमें दौरान आया कि बहुत महत्व रहा है, मतलब उनका एक रोल आपकी लाइफ में रहा है, तो उसके बारे में अगर आप परमिशन देंगे तो हम बात कर सकते हैं। जरूर। बच्चन साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा, और बच्चन साहब ने जो मुझ पे एहसान किया एक तरह से, और मुझे जो मेरी मदद की है, बात उन दिनों की है जब मेरी शादी हुई, और जब शादी हुई तो एक फिल्म का हम लोगों की शूटिंग चल रही थी, लाडला, उसमें बच्चन साहब थे, हालांकि वो फिल्म बाद में स्क्रैप हो गई थी। उसमें मैं, सतीश कौशिक, अमिताभ बच्चन, ट्यूनू आनंद जो उसके डायरेक्टर थे, तो फिल्म आलिया स्टूडियो में हमारी शूटिंग चल रही थी। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोली कि मैं भी देखना चाहती हूँ शूटिंग, तो मैं लेके गया। नहीं थे बिल्कुल, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ था हम लोग शादी किए हुए, तो मैं लेके गया वाइफ को, बच्चन साहब से मिलाया, मेरी वाइफ ने फोटो भी खिंचवाया। सर बच्चन साहब को मैंने बताया, सर जस्ट आई गॉट मैरिड, थैंक यू, आइए फोटो लेते हैं। फोटो लिया सर। अब उन्हीं दोनों जब क्या हुआ, मुझे, और हमारे पास एकोमोडेशन नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, समझे ना, बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि मैं शादी के पहले तो मैं गेस्ट हाउस में रहता था, फिर शादी हो गई तो फिर हमारे एक दोस्त थे, उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने एक रूम दे दिया, उसमें हम लोग रहते थे। तो मेरे दोस्तों ने बोला, यार तुम बच्चन साहब के साथ शूटिंग कर रहे हो, व्हाई नॉट यू आस्क फॉर द सीएम कोटा फ्लैट। एक सीएम कोटा का फ्लैट होता है, मिलता है अकोमोडेशन, जो कलाकारों के लिए होता है या फ्रीडम फाइटर्स के लिए होता है, जो उसके पास होता है, सीएम के पास होता है उसका। तो जो भी बिल्डर होता है, जो बिल्डिंग्स बनाता है ना, उसमें वो 10, अगर 100 फ्लैट है तो 10 फ्लैट जो है ना वो सीएम को देता है,
तो फिर सीएम और उसके कम रेट, बहुत कम रेट होते हैं। अगर कोई फ्लैट मान लो 10 लाख का है तो आपको 2 लाख 2.5 लाख में मिल जाएगा, ऐसा इतना कम होता है उसका। वो फिर वो सीएम जो है अपने हिसाब से लोगों को देता है, उनके आर्टिस्टों को देता है या पेंटर्स को देता है, क्रिकेटर्स को देता है, फ्रीडम फाइटर्स को देता है। तो बोले यार तुम ऐसा ट्राई कर लो। बच्चन साहब उस वक्त पॉलिटिक्स में भी थे और शरद पवार जो थे उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और शरद पवार उस वक्त सीएम थे, मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। मैंने ऐसी बच्चन साहब एक शूटिंग कर रहा था, एक दिन में बैठे हुए थे तो मैं चला गया। बोले सर आपसे एक बात करनी है। भैया बोलिए क्या बात है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे आप, मेरी अभी भी शादी हुई है, आप उससे मेरी वाइफ भी आई थी। हाँ 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 फोटो भी लिया था भाई। हाँ बताइए क्या हुआ, प्रॉब्लम है कुछ। मैंने कहा सर जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास अभी तक अकोमोडेशन नहीं है मेरा अपना, तो वाइफ को मैं ले आया हूँ। अभी तक तो मैं गेस्ट हाउस में रहता था, अभी किराए के मकान में है, तो 11 महीने के बाद, हर 11 महीने के बाद चेंज करना पड़ता है। तो मैं चाह रहा था कि एक सीएम कोटे का एक है, सीएम कोटे का 10% कोटा होता है, उसमें जो है ना सीएम देता है आर्टिस्टों को, बैचलर्स को। ओह हाँ या यू जस्ट गिव मी दिस एप्लीकेशन, एक लेटर मुझे लिखिए, देन आई विल गिव यू ए लेटर एंड यू गो टू मिस्टर शरद पवार, देखते क्या होता है। ऐसा करके उन्होंने मुझे कहा। तो मैं फिर एक लेटर लेके गया, उनके ऑफिस में दे दिया। मेरे बच्चन साहब ने मुझे बोला था देने के लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, तीसरे दिन वहां से फोन आ गया मुझे ऑफिस से, बच्चन साहब के ऑफिस से, हाँ कि भैया ऐसा आपका लेटर तैयार है, आप लेके जाइए। तो मैंने देखा वो लेटर इतना बढ़िया लिखा था बच्चन साहब ने। मैं क्या होता, डियर शरद पवार, दिस इज मुश्ताक खान, आई नो मुश्ताक खान very well, and he's a theater artist, very good artist. He just got married. He doesn't have his own accommodation. He's staying in Mumbai since 20 years, ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने। जब मेरे को 10 या 11 साल हुए थे तब तक बॉम्बे में आए हुए, 12 साल हुए थे। मैं वो लेटर लेके गया शरद पवार के यहाँ। शरद पवार ने ऐसा देखा, ओके वी विल डू दिस, साइन कर दिया। तो वो मुझे फ्लैट मिला बच्चन साहब के थ्रू। उन दिनों मेरे को कोई भी फ्लैट नहीं था, तो वो फ्लैट मुझे मिला। वो फ्लैट था 12 लाख का वैल्यू थी उस वक्त, 1988 में उस फ्लैट की कीमत थी कुछ 12-15 लाख, जो मुझे मिला था 2 लाख में, 2.5 लाख। मतलब उस दौरान आज वो 1.25 करोड़ का फ्लैट है। मतलब हम, जैसे मैं आपको सुन रही हूँ तो लग रहा है पहले आपस में जितने भी एक्टर्स या होते थे तो एक दूसरे की मदद बहुत ज्यादा, बहुत मदद। पर आज के टाइम पे अगर मैं न्यूज देखें या फिर हम वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज नहीं बचती। आज का जो नए यूथ है जो एक्टिंग कर रहा है, हर कोई एक अलग मैसेज है। मतलब जो पार्टीज होती हैं बॉलीवुड की कुछ अलग तरीके से दिखती है आजकल जो हम देख रहे हैं, और पहले का बॉलीवुड, दोनों में बड़ा अंतर। अभी बहुत ही प्रोफेशनल हो गए लोग, बहुत प्रोफेशनल हो गए। अभी वो प्यार मोहब्बत, वो एक रिलेशन, संबंध, इस नाम की कोई चीज नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। नेपोटिज्म का बहुत ज्यादा चर्चा में आता है। नेपोटिज्म का यार ना, मैं सही बता रहा हूँ, ये इसमें क्या बुराई मेरी समझ में नहीं आता। हालांकि मेरे कोई चाचा, ताऊ, फादर, मामा, कोई मेरा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था, फिर भी मैं आया, स्ट्रगल किया काम। मैं एक बात मानता हूँ, एक डॉक्टर है, वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, वहां आप कुछ नहीं बोलते हैं। एक बिल्डर है, वो अपना बेटे को वो भी बिल्डर बनाना चाहता है। कोई इंजीनियर, वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। एक क्रिकेटर है, वो भी अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहता है। अरे भाई उसमें काबिलियत होगी तो वो रहेगा, टिकेगा, नहीं तो कहाँ टिक पाएगा। करेक्ट, ये आपने बहुत सही बात कही सर। मेरा बेटा, मैं चाहता हूँ यार ये बन जाए, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए, उसमें वो टैलेंट होना चाहिए, तभी तो होगा ना। आज बताइए हमारे हिंदुस्तान का सबसे फेमस और सबसे तगड़ा और सबसे अच्छा क्रिकेटर सुनील गावस्कर, उनका बेटा रोहन गावस्कर कहाँ है बताइए? नहीं। सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन। भाई अब किसी का बेटा होना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल सकती है, हाँ, कह सकते हैं। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मतलब अपॉर्चुनिटी, एक ऑफर मिल सकता है, पर उस दौरान
जो एक मूवी है, एक्टिंग है, उसमें तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। उसमें तो आपको ही करना है। अगर मैं बात करूं जैसे कुछ और एक घटना घटी थी 2024 से या 2023 की बात है, ओह, मेरठ में आपको किडनैप याद कर लिया मत दिलाओ भारती। गया। तो मतलब वो घटना क्या थी, क्योंकि कहीं ना ये कहीं क्या होता है, ये हमारे जैसे लोगों के लिए, और उसमें हमारी भी गलतियां होती हैं। क्या होता है कि आजकल ये जो बेरोजगारी है ना, उसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। सही बात बताऊं मैं आपको, हमारा यूथ जो है, यूथ अभी गलत रास्ते में जो चल पड़ते हैं ना, अभी नशाखोरी में, शराब बंदी में, तो उसकी वजह से अब उनको जितना माँ बाप ने पैसा दे दिया, हो गया, खत्म हो गया। तो एक ऐसा टाइम आता है, माँ बाप बोलते चलो अभी काम करो, कमाओ, हमारे पास कुछ नहीं, चलो। अब लेकिन उनकी आदत बिगड़ी हो जाती है, या कुछ ऐसे लोअर मिडिल क्लास लोग, गरीब तबके के लोग, या फिर जो काम नहीं करना चाहते और अब उनकी आदत खराब हो गई है, उनको पैसे चाहिए, तो क्या करेंगे? तो फिर वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो ऐसी एक था, कुछ लोग थे ऐसे। अब मुझे फोन आया कि सर ऐसे है, आप एक शो है आपके लिए और हम चाहते हैं कि आप आ जाए मेरठ में। तो अभी हमारा क्या है, हमें क्या मालूम आदमी सामने कैसा है। बिल्कुल सही बात है। अब सामने से उसने क्या किया, मैंने कहा सर हम लोग मिले थे, अब नोएडा में आया था, आप एक प्रोग्राम था, मैं आपसे मिला था, मैंने कहा था मैं भी जो है वो इवेंट्स करवाता हूँ, ये वो। फिर आपने कहा था हाँ आप बताना कभी होगा। तो फिर सर अभी एक इवेंट आया, अवार्ड फंक्शन है मेरठ में, मैं चाहता हूँ आप आए। पैसों की बात हुई, उसने पैसे भेजे एडवांस, आज 50%, टिकट भेजा, रिटर्न टिकट, सब कुछ भेजा, सब कुछ, गाड़ी भेजा एयरपोर्ट में। अब बताइए किसको मालूम ऐसा हो जाए। फिर आपने अपने आप को कैसे वहां से निकाला? अरे वो तो ऊपर वाले ने निकाला, मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। मुझे लग रहा था कि वो ऐसा मुंह ढक के ले गए थे ना उन्होंने। अच्छा, हाँ, ऐसे थोड़े ले गए थे, मुंह ढक के ले गए थे। एयरपोर्ट पर गाड़ी आई आपकी, तो फिर एयरपोर्ट में गाड़ी आई, उसने नंबर दे दिया था, सर ये गाड़ी नंबर ये है, ये ड्राइवर का नंबर ये है, वो आपको लेने आएगा, आप उसके साथ बैठ जाइए। बस हो गया। जैसे एयरपोर्ट में पहुंचे, शाम हो गई थी वो टाइम पे, फ्लाइट लेट हो गई थी, 4 बजे की फ्लाइट थी, वो 5, 5:30 हो गए थे। 7 बजे फ्लाइट पहुंची थी बॉम्बे, तब तक अंधेरा हो चुका था। तो उसका फोन आया, सर आप आ गई फ्लाइट आपकी? हाँ आ गई। अब कहाँ हो? बोले साहब बाहर निकले, गेट के सामने हम लोग खड़े हैं। मैं जैसे बाहर निकला तो उन्होंने हाथ दिलाया, तो सर आ गए। मैंने कभी हाथ दिलाया, वहाँ गया और रट से मैंने अपना सूटकेस डाला। एक आदमी, 2 लोग थे, एक ड्राइवर थे, दूसरा आदमी था। सट से मेरा उसने सूटकेस डाला, दरवाजा खोला, मैं बैठ गया, चले। हम लोग ये तो करते हैं और क्या। बिल्कुल। और थोड़ा हम लोग इसलिए भी ज्यादा चेक नहीं करते कौन है, क्या है, गाड़ी नंबर क्या है, इसका कलर क्या, यहाँ तक नहीं देखते, क्योंकि इसके पहले कितने प्रोग्राम हम कर चुके हैं ऐसे ही। करेक्ट। बाद में पता चलो, बाप रे, ये तो मतलब एक होता है ना, फ्रॉती के पैसे वगैरह भी मांगे थे क्या? हाँ पैसे मांगे तो 1 करोड़ मांगा था। 1 करोड़ रुपया? 1 करोड़ मांगा था। मैंने कहा 1 करोड़ मेरे पास कहाँ हंसने लगा। तो मालूम बोलो क्या बोलते, 1 करोड़ तुम्हारे पास नहीं है कि दे नहीं सकते तुम, तुम्हारी फिल्म रिलीज हुई है गदर, उसने 500 करोड़ कमाया, तो तुमको 5 करोड़ तो दिया होगा। अरे यार, मैंने कहा किसने बता दिया तुमको 5 करोड़ मुझे दिया किसी ने? भाई फिल्म जब बनती है तो हमारा एक एग्रीमेंट होता है, पैसों का अमाउंट तय होता है, उसमें जो तय हो गया वो इतना मिलता हमको। अब उसके बाद फिल्म में हमने काम किया, फिल्म में काम करने के बाद फिल्म चले ना चले उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता। फिल्म में पैसा कमाया तो प्रोड्यूसर का, फिल्म नहीं चली तो नुकसान प्रोड्यूसर का। हमको रिलीज होने के पहले पूरा पैसा मिल जाता है, और हमारा जो एग्रीमेंट होता है वो लाखों में होता है, करोड़ों में तो होता ही नहीं। कुछ लाखों में होता है, वो हमको मिल जाता है। उसको लग रहा था कि उसको 5 करोड़ मिल गया, 5 करोड़, इसलिए मेरे को पकड़ लिया उसने। अरे ऐसा उन लोगों ने इसके पहले कई लोगों के साथ कर चुके थे। अच्छा, कई एक्टर्स? हाँ, बहुत से एक्टर ने वो बताया ही नहीं। मेरा केस हुआ, उसका सीधा उसका हो गया था अपना सुनील पॉल का, उसको भी लेके गए थे, उससे भी कुछ 3-3.5 लाख रुपए वसूल लिए। मतलब एक शर्मनाक मतलब दुर्घटना हुई है। तो मतलब मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा ये क्या क्या लोग करते हैं।
ऐसी एक और आपके स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, क्योंकि हम वहीं से ही निकाल सकते हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन, बाकी तो आपने जो बताई है यहाँ से लोगों को पता चलेगा। कि एक और कहा था कि जैसे अक्षय कुमार जो सैलरी को लेके आपने बोला था कि हमारे तो इतनी भी सैलरी नहीं मिलती है, मतलब इतना पैसा भी नहीं मिलता है जितना एक्टर्स अपने साथ अपने बॉडीगार्ड या फिर साथ नहीं, वो मैंने इस संदर्भ में बोला था कि हम लोगों के साथ क्या होता है जब एग्रीमेंट, एक तो दो तरह के हमारे मोड ऑफ पेमेंट होते हैं। हमारा जो अमाउंट, हमारा जो एग्रीमेंट बनता है दो तरह से बनता है। एक तो पर डे का बनता है कि भाई 3 दिन का काम है, 10 दिन का काम है, 5 दिन का काम है, तो पर डे आपको इतना पैसा मिलेगा, एक दिन में इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, मान लो एक दिन में आपको 50,000 रुपये मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको जितने दिन शूटिंग करेंगे आपको पैसा मिलता जाएगा। और दूसरा ये होता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपका जो भी दिन का काम होगा, इतने दिन का काम होगा तो हम आपको इतना 5 लाख रुपए देंगे। अब वो 5 लाख रुपए देंगे तो उन्होंने कहा सर हम 15 दिन या 20 दिन का आपका काम निकलेगा, आपका हम बना देते हैं 5 लाख रुपए का या 7 लाख रुपए जो भी है, हो गया ना। तो कितने दिन लगेगा भाई? 15 से 20 दिन। तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमने 20 दिन काम कर लिया, उसके बाद बोल रहे हैं आपको हम 10 दिन और चाहिए। वो 10 दिन भी कर दिया, अभी 30 दिन हो गए, अमाउंट वही है, अमाउंट वही है। फिर 10 दिन 30 हो गए, उसके बाद बोल रहे हैं और 5 दिन चाहिए। तो पता चला कि हमको बोला गया था 20 दिन का काम है, वो हम लोग 45 दिन 50 दिन काम कर रहे हैं। ऐसा हुआ है। तो हमारा अमाउंट तो वही है और प्रोड्यूसर बोल रहा है कि नहीं नहीं भैया मैं पैसा नहीं बढ़ाऊंगा आपका। और हमको क्या मालूम कि डायरेक्टर आपका इतना दिन का काम निकाल रहा तो हम क्यों करें? सही बात है, कमिटमेंट तो 20 दिन की हुई है। आपको आप क्या होता है, आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है ना, आपके बाजू वाला जो है वो डायरेक्टर है। तो आपने पूछा, प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर से पूछा कि भैया ये जो मुश्ताक खान है इसका कितने दिन का काम है? तो डायरेक्टर आप 15 से 20 दिन होगा, 15 से 20 दिन होगा। तो उसने हिसाब से हमने 15 से 20 दिन का 20 दिन के हिसाब से उसने कहा कि भैया आपका इतना पैसा होगा। तो ठीक है, अब वो दिन बढ़ता जा रहा है, पैसा उतना ही है। तो प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है कि मेरे को तो डायरेक्टर ने बोला इतना दिन, मैं क्यों दूं तुमको ज्यादा? डायरेक्टर बोलो मुझे नहीं चाहिए, आप मत आओ। अब हमारी दोस्ती डायरेक्टर के साथ है। अब डायरेक्टर बोलता है यार होता है यार, बड़ी फिल्म है, कर ले यार, तुम मेरे लिए 5 दिन और दे दे, 10 दिन और दे। तो अब पता चला कि जो हमारा पेमेंट हमको मिलना चाहिए था 20 दिन का, वो हम उसको हम 35 दिन या 40 दिन में डबल हम कर रहे हैं काम, और पैसा हमको 20 दिन का मिल रहा है। तो अब वो जो स्टाफ होता है, स्टाफ का, उसको हमसे ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि वो एक्टर के दिन तो और ज्यादा होते हैं ना। वो पर डे में रहते हैं, वो पर डे के हिसाब से मिलता है उनको। ओके, इस तरह से पता चला कि यार वो उनका जो स्टाफ है उनसे हमसे ज्यादा पैसा उसको मिल गया। ये बात इसलिए मैंने बोला। एक और सर, जैसे आप रहे हैं, कोई किसी पे क्रश आया आपका, कोई एक्टर्स जिस पर दिल आया हो आपका? नहीं मैं चाहता नहीं। एक तो क्या हुआ, इसलिए नहीं आया, दिल क्या आएगा, क्योंकि शादी हो चुकी थी मेरी। अच्छा। और माशाल्लाह से मेरी बीवी, आपको मैं कभी उसकी फोटो दिखाऊंगा, देखो बहुत खूबसूरत है। तो ऐसा कुछ मेरा चक्कर रहा ही नहीं किसी के साथ। क्या बात है। मैम की कोई बात आप बताएंगे हमें, कौन सी अच्छी लगती है आपको? मेरी वाइफ जो है ना बहुत ही शार्प है। और मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में रहता हूँ ना, कुछ चीज मेरे को समझ में नहीं आती तो क्या करूँ, तो मेरे को अचानक क्या आता है, यार वाइफ तो है ना, बता कुछ तो फट से मैं उसको फोन करता हूँ और इतनी सही राय देती है, मैं क्या बताऊँ, इतनी सही राय देगी वो, इतना सही एडवाइस करती है कि अरे हाँ यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। हर कोई भी चीज, अगर मेरी तबीयत खराब होगी, कुछ हो गया तो ऐसा कर लो, ये कर लो, ऐसा मत करो, ये टेंशन मत लो, इससे कुछ नहीं होता है, ये ऐसा हो जाता है। और या कोई और किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ हो गया तो ऐसा उसको छोड़ दो, इसको मतलब वो करेक्ट आपको एडवाइस देगी। मतलब कह सकते हैं कि आपकी वाइफ के साथ साथ फ्रेंड भी हैं। हाँ, बहुत कि हर प्रॉब्लम से आपको निकाल लेती है, और मेरे काम से बहुत खुश रहती है। बताऊँ आपको कुछ वेब सीरीज, तो वो बहुत एंजॉय करती है, तो पार्टी में जाने के बाद उसको अच्छा लगता है। और वो देखती है कि अरे यार मतलब, तो उसकी वजह से उसको, और हर जगह पार्टी में जाने के लिए, और मेरी कोई फिल्म का मुहूर्त है या कुछ ट्रायल शो है या कोई प्रीमियर है, तो वहां पर वो पूरी अच्छे से तैयार होके जाती है। मतलब कह सकते हैं इसलिए सर का। और मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, किसी की 2 मैरिज हैं, किसी की 1 है, किसी का अफेयर चल रहा है, बहुत कुछ
मीडिया में आता रहता है मतलब। नहीं यार, मेरी समझ में नहीं आता बातें। ये दो मैरिज होती है, 3 मैरिज का मेरी समझ में नहीं आता। एक मैरिज बड़ी मुश्किल हो जाती है, 2 मैरिज तो। और खैर मैं एक्चुअली पैसों के पीछे नहीं भागा और मैंने अपना बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, इसलिए मेरे लिए तो ऐसे ही रहा कि भैया मेरी एक वाइफ बहुत सही है, 2 बच्चे हैं, उसमें मैं खुश हूँ, इससे ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच स्वाति जी, आपके साथ भी हो गया, वक्त इतना गुजर गया पता ही नहीं चला बातों में, और बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत सारी ऐसी बातें जब सर कर रहे हैं तो और मजा आ रहा है सर के साथ। थैंक यू सो मच सर, रियली बहुत अच्छा लगा। और हमारी जो प्यारी सी ऑडियंस है, हमारा पॉडकास्ट देखा सर ने कितने अच्छे से बताया है कि उनकी लाइफ कैसी थी। हम सर को मुस्कुराते हुए स्क्रीन पर एक्टिंग करते हुए देखते हैं, पर हर एक व्यक्ति जो स्टार है आज के टाइम पर, उसकी लाइफ के पीछे बहुत स्ट्रगल होता है। जब हम बात करते हैं ना तब पता चलता है कि कैसे कैसे टाइम। अभी तो सर ने बातों में निकाल दी, जब हम जो सर ने स्टार्टिंग का फेज बताया, 3 महीने लगातार रोना, सर मैं फील कर पा रही थी कि वो टाइम पीरियड कैसा रहा। अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।